हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स बुक सॉल्यूशन। चलिए, इस वीडियो में हम मराठी अक्षर भारती इयत्ता 10वी स्थूल वाचन देखने वाले हैं, भाग 1 का, जिसका नाम है मोठे होत असलेल्या मुलांनो। और इसका प्रश्न उत्तर का प्रश्न उत्तर देखेंगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पाठ का जो एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी बन चुका है, ऑलरेडी पहले से अपलोड हुआ है एलिट ट्यूटर चैनल पे। इस वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके उसको पहले अगर आप देख लेते हो तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जितना विदाउट इसको समझे जो टाइम लगेगा उसका आधे से कम टाइम आपको लगेगा। आपको जैसे एक बार रीड करना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार अगर आप लेसन पढ़ लेते हो तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो है कृति, और वो है टिप्पा लिहा, मतलब टिप्पणी, बार्क और डॉक्टर होमी भाभा। तो चलिए, पाठ में हमने बार्क के बारे में क्या समझा था और डॉक्टर होमी भाभा के बारे में क्या समझा था वो हमको समझना है। तो बार्क के बारे में अगर आप देखते हो तो क्या लिखा है कि बार्क हे भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर म्हणजे भाभा अणुसंशोधन केंद्र या नावाचे लघुरूप आहे। तो बार्क है क्या? बार्क है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC। आप ऐसा देखोगे, लेसन में भी समझाया गया है। और उसको अगर आप मराठी लैंग्वेज में चेंज करोगे तो वो बन जाएगा भाभा अणुसंशोधन केंद्र, मतलब एटॉमिक रिसर्च सेंटर। लघु रूप क्या है? बार्क, मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में BARC जो है वो लघु रूप है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है बार्क, BARC। फिर देखिए, ये आप दो लाइन में आपने इतना समझा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ही बार्क है, और मराठी में अगर देखा जाए तो वो है भाभा अणुसंशोधन केंद्र, और बार्क जो है वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एक शॉर्ट फॉर्म है। फिर क्या लिखा है कि डॉक्टर होमी भाभा, तो इसके जो जनक हैं, जिन्होंने फाउंड किया, ऐसा फाउंडर समझिए, तो डॉक्टर होमी भाभा यांनी भारतातील, अगर खास करके अपने भारत में देखा जाएगा तो भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला। अणुसंशोधन, एटॉमिक एनर्जी का अगर कोई बेस अगर बनाया है तो डॉक्टर होमी भाभा ने अपने भारत में बनाया है। तो पाया घातला मतलब उनको शुरुआत किया उन्होंने, ऐसा समझिए कि उन्होंने शुरुआत किया एटॉमिक रिसर्च सेंटर को। फिर देखिए आगे क्या लिखा है कि त्यांची आठवण म्हणून, तो उनकी याद रहे दुनिया को, जब तक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रहेगा तब तक लोग डॉक्टर भाभा को याद रहेगा, उनको याद करने के लिए या उनका नाम अमर रहने के लिए, तो त्यांची आठवण म्हणून त्यांचे नाव या संस्थेला दिलेले आहे। तो क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा मेहनत किया था इसको, इस मतलब इंस्टीट्यूशन को खड़ा करने के लिए, इस रिसर्च सेंटर को खड़ा करने के लिए, तो उनका नाम अमर रहे और इसीलिए उनके नाम पे ही रखा गया है उस रिसर्च सेंटर का नाम। तो त्यांची आठवण म्हणून त्यांचे नाव या संस्थेला दिलेली आहे। ही संस्था आता प्रचंड मोठी झालेली आहे। तो देखिए, आता प्रचंड मोटी झालेली आहे। तो ये जो हमने जब पाठ में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था जब राइटर ने ज्वाइन किया था इंस्टीट्यूशन या रिसर्च सेंटर तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर आज की अगर बात करेंगे प्रेजेंट टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। वही लिखा है कि ही संस्था आता प्रचंड मोठी झाली है, बहुत ज़्यादा ही बड़ी हो चुकी है। आगे क्या लिखा देखें कि अनुसंशोधनाच्या क्षेत्रात, अगर एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, इस फील्ड में अगर आप जाते हो तो कार्य करू पाहणाऱ्या अनेक नवीन मुलांना तिथे कार्य करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाते। तो इस क्षेत्र में या इस जगह पे होता क्या कि कार्य करू पाहणाऱ्या, मतलब वो व्यक्ति, वो स्टूडेंट, वो इंसान जिसको काम करना है, ऐसे काम देखने वाले लोग, काम करने वाले लोग, अनेक नवीन मुलांना, नए नए जो फ्रेश लोग होते हैं वहाँ पे कार्य करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाते। वहाँ पे काम करने का मौका उन्हें मिलता है, रिसर्च करने का मौका मिलता है, कुछ नया सीखने का उनको मौका मिलता है। अनेक मुले इथल्या ट्रेनिंग स्कूलमध्ये, बहुत सारे बच्चे यहाँ के ट्रेनिंग स्कूल में संशोधन करत असतात, रिसर्च करते रहते, कुछ तो वहाँ पे रिसर्च करते करते कुछ नया चीज़ देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो रिसर्च करते रहते हैं वहाँ पे। योग्य प्रशिक्षण घेऊन, फिर वहाँ पे रिसर्च करते करते अच्छी खासी ट्रेनिंग लेकर, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग लेकर, तो योग्य प्रशिक्षण घेऊन स्वतःला सक्षम करून अपने आप को लायक बना लेते, वहाँ पे अपने आप को कुछ सक्षम कर लेते, कार्यक्षम समझिए, कार्य करने लायक ऐसा बना लेते हैं। स्वतःचे मार्ग शोधून पुढे जातात, फिर अपना खुद का रास्ता ढूंढ लेते हैं, तलाश लेते हैं कि हमें करना क्या है, और फिर आगे तरक्की की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। आपले उज्ज्वल भविष्य घडवत असतात, अपना उज्ज्वल ब्राइट फ्यूचर वो वहाँ पे घडवत असतात, यानी चालू रखते हैं। ऐसा समझिए कि सीखते सीखते वो अपना उज्ज्वल भविष्य बनाते रहते हैं, ऐसा समझिए। एक बार फिर से देखते हैं। तो बार्क जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का लघु रूप है, शॉर्ट फॉर्म है, और इसको अगर मराठी में अनुवाद करेंगे तो भाभा अणुसंशोधन केंद्र बोला जाता है।
और इसका जो पाया है, मतलब जो फाउंडर है जिसने इसकी शुरुआत किया है, वो है डॉक्टर होमी भाभा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला. उनकी याद रखने के लिए, ज़माना उन्हें याद रखे, इसीलिए उस संस्थे को भी उन्हीं का नाम दिया गया है. ही संस्था आता प्रचंड मोटी झाली आहे. अब ये संस्था बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत रिसर्च में एकदम सक्सेस हो चुकी है, तो बहुत बड़ी हो चुकी है. अनुसंशोधनाच्या क्षेत्रात, मतलब इस क्षेत्र में, एटॉमिक रिसर्च सेंटर के क्षेत्र में जो भी इंसान अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, ऐसे लोगों को वहाँ पे काम करने का मौका मिलता है. और बहुत सारे वहाँ के जो बच्चे हैं ट्रेनिंग लेते हैं, संशोधन करते हैं, और अच्छा खासा ट्रेनिंग लेने के बाद, अच्छा खासा नॉलेज पाने के बाद अपने आप को सक्षम बना लेते हैं, काम करने लायक बना लेते हैं, और अपने फ्यूचर को ढूंढते हैं, समझते हैं, और आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अपना एक ब्राइट फ्यूचर बना लेते हैं. तो चलिए, बार्क के बारे में हमने इतना देखा. अब सेकेंड क्वेश्चन जो है डॉक्टर होमी भाभा, उनके बारे में समझते हैं. तो चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है डॉक्टर होमी भाभा के बारे में. तो चलिए, आधा तो आपको वही चीज़ मिल जाएगा जो आपने बार्क में मतलब ये वाले क्वेश्चन में पढ़ा है. तो क्या लिखा देखिए कि डॉक्टर होमी भाभा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला. ये हमने पीछे भी देखा कि फाउंडर है वो. फिर देखिए, भारतातील अणुसंशोधन केंद्राला त्यांचेच नाव दिले आहे. या पीछे का जैसा है वैसा भी लिख सकते हो, चेंज करके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. ही संस्था बार्क मतलब भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर म्हणजे भाभा अणुसंशोधन केंद्र या नावाने ओळखली जाते. ये फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो आप लाइन देख रहे हो, या पीछे की 3-4 लाइन जो स्टार्टिंग की, वो आप लिख सकते हो. यहाँ से आप थोड़ा सा अलग लिखिए, यहाँ से मतलब लिखिए आप फिर से. मतलब ये है कि यहाँ से आप पढ़िए, समझिए. पीछे आप 3-4 लाइन जो है, मतलब ये जो 3-4 लाइन है बार्क वाला, ये आप लिख सकते हो. यहाँ तक कि आप काफ़ी कुछ यहाँ पे लिख सकते हो, और फिर यहाँ से आप आगे का लिखिए. तो क्या लिखा देखिए, अनेक मुली इथल्या ट्रेनिंग स्कूलमध्ये संशोधन करत असतात. ऐसा भी लाइन पीछे है, यहाँ से ओरिजिनल, ऐसा समझ के चलिए. तो बहुत सारे बच्चे, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेनिंग स्कूल में संशोधन करत असतात, मतलब करते रहते हैं. अब यहाँ से आपको लिखना है कि या शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना, तो जो भी बच्चे वहाँ पे शिक्षण ले रहे हैं, ट्रेनिंग जो ले रहे हैं, उनको भेटायला, उनको मिलने के लिए, त्यांना प्रोत्साहित करायला, उनको और मोटिवेट करने के लिए, काम के प्रति और लगाव बढ़ाने के लिए, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए डॉक्टर होमी भाभा नेहमी तिथे येत असत, मतलब आते थे पहले. और फिर यहाँ पे क्या लिखा कि डॉक्टर होमी भाभा म्हणजे प्रचंड स्फूर्तिदायक असे व्यक्तिमत्व होते. तो डॉक्टर होमी भाभा कैसे थे, एकदम स्फूर्तिदायक, एकदम एक्टिव इंसान, और ऐसा उनका पर्सनैलिटी था. मतलब लेजीनेस, ये सारी चीज़ उनके चरित्र में नहीं था, एकदम एक्टिव थे. लेखक स्वतः या ट्रेनिंग स्कूलमध्ये शिक्षण घेत असताना, तो जब लेखक खुद गया था वहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए, तो डॉक्टर भाभा 3-4 वेळा स्वतः तिथे आले होते. तो राइटर ये कह रहा है कि जब मैं गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे डॉक्टर होमी भाभा खुद आए थे 3 से 4 बार लेखक के पास मिलने के लिए. और त्यावेळी, तो उस टाइम जब लेखक से राइटर से जब होमी भाभा का जब सामना हुआ था, मुलाकात हुआ था, तो त्यावेळी स्वतःला सक्षम कसे करावे, मतलब लेखक को क्या क्या सीखने को मिला था डॉक्टर होमी भाभा से, कि स्वतःला सक्षम कसे करावे, आप अपने आप को किस तरह लायक बना सकते हो इस दुनिया में, ऊर्जा कशी मिळवावी, आप अपने अंदर ताकत किस तरह निर्माण कर पाओगे, स्वतःचे मार्ग कसे शोधावेत, खुद होकर खुद का रास्ता फ्यूचर के लिए किस तरह तलाशना चाहिए, यासाठीचे त्यांचे मार्गदर्शन लेखक डॉक्टर अनिल काकोडकर यांच्यासाठी फारच महत्त्वाचे ठरले होते. तो लेखक ये कहता है कि मेरे लिए इन चीज़ों का जो मार्गदर्शन मिला, उनसे जो दर्शन मिला, जो रास्ता मिला, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मेरे लाइफ में रहा है. तो यहाँ पे हम ये बोल सकता हूँ मैं डायरेक्टली कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप पीछे से लिख लीजिए, आपको जितना लाइन मैचिंग कर रहा है. फिर यहाँ से आप ऐसा समझिए कि या शिक्षण घेणाऱ्या, या आप ऐसा ही बोल सकते हो कि शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना भेटायला, त्यांना प्रोत्साहित करायला डॉक्टर होमी भाभा नेहमी तिथे येत असत. हमेशा जब तक थे तो तब तक वो आते रहते थे. और डॉक्टर होमी भाभा म्हणजे प्रचंड स्फूर्तिदायक असे व्यक्तिमत्व. अगर उनका नाम लिए तो आप समझिए कि उनके अंदर, उनका नाम लेने से आप उनका चरित्र, उनका बिहेवियर समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा बेहिसाब स्फूर्तिदायक एक्टिव इंसान, ऐसा उनका पर्सनैलिटी था. लेखक स्वतः या ट्रेनिंग स्कूलमध्ये लेखक जब खुद गया था शिक्षण लेने, तो वहाँ पे डॉक्टर होमी भाभा आए थे, 3 से 4 बार उनसे मिलने आए थे.
और वहाँ पे आने के बाद लेखक को जो मार्गदर्शन मिला, लेखक को जो सीखने को मिला, वो क्या मिला कि स्वतःला सक्षम कसे करावे, अपने आप को किस तरह लायक बनाना चाहिए, किस तरह अपने अंदर एनर्जी को बनाए रखना चाहिए, जागरूक रखना चाहिए, ताकि हर दिन हम काम कर सकें, और खुद का रास्ता खुद किस तरह ढूंढना चाहिए। ये सारे चीज़ डॉक्टर अनिल काकोडकर जो लेखक हैं वो ये कहते हैं कि ये जब मुझे डॉक्टर होमी बाबा से सीखने को मिला तो मेरे जीवन में ये बहुत इम्पोर्टेंट ठहरा है। तो चलिए, ये दो चीज़ यहाँ पे फिनिश होता है, इसके बाद चलते हैं। इसके बाद क्या लिखा है कि स्काय इज द लिमिट, ही परिस्थिती केव्हा निर्माण होऊ शकते ते पाठाचा आधारे लिहा। तो पाठाचा आधारे बोला है, तो पाठ के अनुसार आपको ये बताना है कि स्काई इज़ द लिमिट। अभी देखिए, लिमिट किसको बोलते हैं, जहाँ पे आप एंड हो जाओ, लेकिन जब आप अपने लिमिट को स्काई से कंपेयर करते हो तो स्काई का एंड नहीं है, तो उसी तरह आपका काम ख़त्म नहीं होगा। मतलब स्काई इज़ द लिमिट, आप चाहे जितना काम करना चाहो उतना कर सकते हो, क्योंकि स्काई कभी ख़त्म नहीं होगा, तो आपका लिमिट भी नहीं है। और आपके लिए ऐसे मौके आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं कि आप काम करते ही चले जाओ, बढ़ते ही चले जाओ। तो चलिए देखते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट मतलब आपका काम बेहद ज़्यादा बढ़ सकता है। ये जो परिस्थिति है, ये जो सिचुएशन है, ये कब आ सकती है, इसको पाठ के आधार पे बताएंगे। तो देखिए क्या लिखा है कि डॉक्टर होमी भाभा यांच्या मते, तो अगर डॉक्टर होमी भाभा का मत अगर लेंगे, उनको अगर आप समझोगे, उनके विचार से अगर आप समझोगे, तो स्वतःच काम निर्माण करणे व काय काम करावे हे स्वतःच ठरवणे हा सकारात्मक विचार प्रत्येकाने करायला हवं। तो उनका ये मानना है हर व्यक्ति को अपना जो काम है वो खुद निर्माण करने आना चाहिए, और क्या करना है उसे पहले ही ठरवना मतलब फिक्स करके रखना चाहिए। ऐसा पॉजिटिव विचार हर इंसान के पास होना चाहिए, चाहे वो आपके पढ़ाई को लेके हो, आज के दौर पे, आज के उम्र के हिसाब से, या आगे फ्यूचर में काम को लेके। आपको क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, वो आपको खुद सोचना है, और ना कि आपको टीचर्स का गाइडलाइन की ज़रूरत हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। खुद आप सोचिए आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, देख लीजिए पूरा पेपर पैटर्न सारे कुछ, तो आपको खुद समझ में आएगा कि मुझे क्या क्या चीज़ पढ़ना है, और आप खुद पढ़ने लग जाओगे। फिर देखिए क्या बोला कि बॉसने आपल्याला सांगितलं असेल तेवढंच काम करायचं आणि काही सांगितलं नसेल तेव्हा आपल्याला कामच नाही असं समजायचं, ही चुकीची गोष्ट आहे। तो पाठ में हमें ये भी बताया गया था कि डॉक्टर अनिल काकोडकर ये बोलते हैं कि डॉक्टर होमी बाबा ये बोलते हैं कि अगर बॉस ने अपने को कुछ काम बोला है तो उतना काम करने का, और अगर कुछ नहीं बोला है तो अपने पास काम ही नहीं है, ऐसा समझना हमारा चुकीची गोष्ट है, मतलब गलती है हमारी, ऐसा नहीं है। और वो चीज़ अगर आप अपने पास लेते हो तो टीचर ने अगर आपको कुछ बोला है पढ़ना तो उतना ही पढ़ना है, और फिर हमारे पास पढ़ाई नहीं है, ये आपकी जो बात है ये चुकीची है। आप खुद सोचिए कि आपको और क्या पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, स्काई इज़ द लिमिट है आपके लिए पढ़ाई के लिए। फिर आगे क्या लिखा है कि चिंता करित न बसता, हमेशा फिक्र करते नहीं बैठने का, करना चाहिए, इंसान को सिर्फ सोचना नहीं चाहिए। तो चिंता करित न बसता कार्यरत, मतलब हमेशा कार्यरत होना चाहिए, यानी काम में बिजी रहना चाहिए। और यहाँ पे वही चीज़ है कि कार्य में एकदम मग्न होना चाहिए, ऐसा इंसान होना चाहिए झाले कि अगर आप ऐसा हो जाते हो कि चिंता नहीं करते हो और हमेशा काम करते हो, हमेशा पढ़ते रहते हो, अपनी पढ़ाई में मग्न रहते हो, ऐसा भी नहीं कहा जा रहा कि 24 घंटा, लेकिन फिर भी मतलब आप अपने पढ़ाई को एकदम खुशी से खुश होकर पढ़ते हो, ऐसा नहीं कि टेंशन लेके पढ़ते हो, खुश होकर अगर पढ़ते हो तो स्काई इज़ द लिमिट। तब आप खुद समझिए कि आपके पास पढ़ाई के लिए भी लिमिट नहीं है, और यहाँ पे अगर काम की बात हो तो वहाँ पे भी स्काई इज़ द लिमिट है। हमको पाठ के आधार पे बताना, ये तो पढ़ाई का तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। ही परिस्थिति निर्माण होती है, तो इस ऐसा सिचुएशन तब निर्माण होगा कि जब हम अपना काम खुद बनाएंगे और अपना काम खुद फिक्स करेंगे, और बॉस ने काम दिया तो काम है, बॉस ने काम नहीं दिया तो काम नहीं है, ये चीज़ नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, कार्यरत रहेंगे, कार्यमग्न रहेंगे, तब समझ जाइए कि स्काई इज़ द लिमिट, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो चुकी है। फिर आगे क्या लिखा है कि कुणीतरी बोट धरून चालवेल, कोई तो अपना उंगली पकड़ेगा और अपने को रास्ते पे चलाएगा, अपना हेल्प करेगा, मार्ग दाखवेल, अपने को रास्ता दिखाएगा। ही स्थिति आरंभी ठीक है, शुरुआत में जब हम छोटे रहेंगे तब ये चीज़ ठीक है, हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स हमको रास्ता दिखाएंगे, बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अब बड़े होने के बाद हमें खुद अपना रास्ता ढूंढना चाहिए। परंतु शेवटी, लेकिन आखिर में स्वतःचे मार्ग स्वतः शोधने, खुद का रास्ता खुद तलाश करना, ऊर्जा मिळवणे, और उसके लिए अंदर से ताकत, वो जज्बा ऐसा समझिए, वो जुनून ऐसा समझिए कि करना है तो फिर करूँगा, और जब करूँगा तो समझिए कि अंदर से वो ताकत आ ही जाएगी कि आप दिन रात पढ़ाई करोगे तो भी आपको थकावट नहीं लगेगी, आपको मज़ा आएगा पढ़ाई करने में या किसी भी काम को करने में। तो ऊर्जा मिळवणे व कार्यात सक्षम होने, और उस काम में एकदम
कामयाब हो जाना, लायक बन जाना, हे ध्येय असावे. ऐसा अपना ध्येय, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा इरादा, ऐसा फैसला होना चाहिए अपना. यालाच स्काइज द लिमिट असे म्हटले हैं. इसी चीज़ को स्काइज द लिमिट ऐसा इस पार्ट में बताया गया है. तो मैंने आपको एक बार बता दिया था वापिस से, तो आपको इसको समझना है. चलिए इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या लिखा है की मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम न होण्यामागची कारणे कोणती असावीत असे तुम्हासे वाटते. तो अगर आप पाठ में चलोगे तो आपको तभी समझ में आएगा कि मेटलाइजिंग में हर एक चीज़ था, वहाँ पे सारे यंत्र थे, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा था. तो क्यों नहीं हो रहा था वो आपको बताना है. तो चलिए हम देखते हैं की मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम करण्यासाठी ज्यांची नेमणूक केली जात असे ते लोक कामाचे स्वरूप, त्यामधील बारकावे हे काहीही न शिकता प्रथम हाताखाली काम करण्यासाठी मदतनीसांची मागणी करतात, मतलब करत. तो आप ये देखोगे पाठ के अंदर कि मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर, मेटलाइजिंग क्या है मैंने आपको पाठ में बताया. मैं आपको फिर यही बोलता हूँ कि पाठ एक बार आप जल्दी से देख लिए, फास्ट मोड पे देख लिए, 2x की स्पीड में, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको पूरा पाठ समझ में आ जाएगा. उसके बाद आप पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझेगा. तो मेटलाइजिंग प्रक्रिया पे काम करण्यासाठी अगर उस पर किसी को काम दिया जा रहा है तो उसको काम करने के लिए ज्यांची नेमणूक केली जात असे, जिसको वहाँ पे ये नेमणूक यानी नाम लिया जाता था कि चलो अब आपको इस पे काम करना है, मेटलाइजिंग प्रक्रिया पे आपको काम करना है, जिसको वहाँ पे बुलाया जाता था, जिसका नाम लिया जाता था, ते लोग, वो लोग क्या करते थे, कामाचे स्वरूप, काम का स्वरूप, त्यामधील बारकावे, उस काम के अंदर क्या बारीक चीज़ है, हे काहीही ना शिकता, ये सब उनको सीखना नहीं था. उनको डायरेक्टली क्या होता था कि हमको ये काम दिया जा रहा है तो हमको जल्दी से मदद के लिए, मदतनी सांची मतलब मदद के लिए फोरमैन दे दो हमको, फिर वेल्डर दे दो, ऐसा वो लोग डिमांड करते थे. अकेले काम नहीं करना है, हमें हेल्पर दे दो, जल्दी से हमको एक टीम दे दो कि जिसको मैं बोलूँ वो काम करे. जबकि डॉक्टर होमी बाबा का ये बोलना था कि जो काम आपको दिया जा रहा है पहले आप खुद करिए, उसको खुद समझिए, उसके बाद जब काम बढ़ जाएगा तब आपको क्या होएगा कि आपको लोगों की मदद लेना है. तो जिसको जिसको वहाँ पे चुना जाता था कि आपको ये काम करना है, तो वो लोग काम के स्वरूप को नहीं समझ पाते थे, उसके अंदर बारीक चीज़ें क्या है जिसको वो सीखना चाहिए उन्हें, वो सब नहीं समझते थे. ये हे काहे ही ना सीखता, ये सीखते नहीं थे वो लोग, जिनको जिनको बोला जाता था. लेखक ने भी यही किया था, लेकिन डॉक्टर होमी बाबा ने उनको सलाह दिया तो लेखक स्वीकार कर लिया और खुद से वो सारी चीज़ें किया, और बाद में उनको फिर हेल्प मिला लोगों का. तो काहीही न शिकता प्रथम आपल्या हाताखाली, मतलब अपने हाथ के नीचे, मतलब हेल्पर काम करण्यासाठी मदतनीसांची मागणी करत, सीधा डिमांड करते थे कि हमको हमारे हाथ के नीचे कुछ लोग दे दीजिए जिसके हेल्प से हम ये काम करेंगे. लेकिन डॉक्टर होमी बाबा का ये कहना था कि पहले आप उस काम को शुरू करिए, समझिए, आपको काम आना चाहिए, उसके बाद आप दूसरों से काम करवाइए. काम शुरू होने आधीच, तो हो क्या रहा है कि काम शुरू होने से पहले ही क्या हो जा रहा था कि साधन सामग्रीची मागणी केली जात असे. क्या क्या उसमें टूल्स लगेंगे, मशीनरी लगेंगे, वेल्डर लगेंगे, फोरमैन लगेंगे, वो सब की मांगनी जो है, डिमांड है, पहले कर दिया जाता था. तो काम ही नहीं शुरू होता था. जिसको जिसको काम दिया जाता था वो यही सारी चीज़ मांगना चालू कर देता था, और इसी की वजह से काम नहीं होता था वहाँ पे. तो या वृत्तिमुळेच, और यही सबकी बात हो गई, जिसको जिसको बोला जाता था सबका यही आदत था कि जैसे कोई काम दिया जाता था तो पहले उनको वेल्डर, फोरमैन, फिर और भी मशीनरी हेल्प चाहिए, मतलब दूसरों की. तो या वृत्तीमुळेच ते काम कधी झाले नाही, और इसी वजह से वो काम नहीं होता था. वरिष्ठांना ही गोष्ट न आवडल्याने या कामासाठी कोणाची नेमणूक झाली नाही. और यही बात वरिष्ठ लोग को, मतलब जो सीनियर्स लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको ये पसंद नहीं आती थी लोगों की कि जब हम तुमको कोई काम देते तो तुम सीधा डिमांड करते हो. तो ये जब भी ऐसा होता था, जब भी ये लोग किसी को चुनते थे कि तुम मेटलाइजिंग पे काम करो, तो वो लोग डिमांड करना चालू करते थे. और यही बात उनको ना आवडल्याने, मतलब उनको पसंद नहीं आता था, और यही वजह थी कि उनको नेमणूक किसी को वहाँ पे रखा ही नहीं गया काम के लिए. यामुळेच मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर काम झाले नसावे असे वाटते. और यही हमें भी ऐसा लगता है कि यही वजह है कि जब भी किसी को चुना जाता था तो वो लोग डायरेक्ट हेल्प मांगते थे लोगों की कि हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, तब हम ये काम करेंगे. और यही वजह है कि उसके ऊपर काम कभी हुआ नहीं. और लेखक ने जब पहली बार लेखक को कहा गया था तो लेखक ने भी वही काम किया था. लेकिन लेखक को जब बोला गया, वरिष्ठ लोगों ने, डॉक्टर होमी बाबा ने जब उनको कुछ अच्छी सलाह दी, मार्गदर्शन दिया, तो लेखक खुद तैयार हो गया और अकेले काम किए उन्होंने. और बाद में फिर उनका काम बढ़ाया गया और फिर लोगों को हेल्प दिया गया. तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जब भी मेटलाइजिंग के लिए किसी को कोई काम के लिए बोला जाता था तो लोग उसके लिए क्या क्या लगने वाला है साधन सामग्री, वो मांगना चालू कर देते थे. और यही वजह है कि वहाँ पे वो काम कभी होता नहीं था और काम शुरू होने से पहले वो रुक जाता था. तो वरिष्ठ लोगों को ये बात पसंद नहीं आती थी, और इसीलिए समझिए कि किसी का वहाँ पे किसी को चयन किया नहीं गया, किसी को चुना नहीं गया उस काम के लिए.
और इसीलिए वो काम नहीं हुआ है, ऐसा हमें लगता है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन था आपका। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखते हैं की आधी केले मग सांगितले या उक्तीची यथार्थता स्पष्ट करा। मतलब आधी केले, पहला हमने किया, मग सांगितले, फिर हमने दूसरों को बोला कि चलो अब हमारे साथ काम करो। ये जो उक्ति है, ये जो बात है, इसमें जो अर्थ है वो आपको बताना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो चलिए उत्तर देखते हैं की परिपूर्णतेचा ध्यास घेतलेल्या व्यक्ती आधी केले मग सांगितले या उक्तीप्रमाणेच काम करत राहतात। मतलब वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में हमेशा यश पाया है, हमेशा वो सक्सेस रहा है, क्योंकि वो परिपूर्णतेचा ध्यास घेतला है। मतलब वो एकदम परफेक्ट इंसान है। अगर उसने इतना एक्सपीरियंस समझ लिया कि वो हर एक काम को बड़ी खूबी से समझ लेता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी आधी के लिए मग सांगितले, मतलब वो व्यक्ति जब उसके सामने कोई काम आया है तो उस काम को उसने समझा है, सीखा है, उसके अंदर के जो कम ज़्यादा जो उतार चढ़ाव आए हैं उसको झेला है, समझा है, और तब जाके उसने क्या किया है, दूसरों से फिर उसको कराया है। तो आधी केले मग सांगितले या उक्तीप्रमाणे, इसी प्रिंसिपल पे वो काम करता है। कौन सा व्यक्ति जो परिपूर्णते का ध्यास लिया, मतलब जो परफेक्ट है अपने लाइफ में, उसने हमेशा इसी सिद्धांत पे काम किया कि पहले वो खुद किया है फिर दूसरों से करवाया। तो वही हमको भी बोला कि परिपूर्णतेचा ध्यास घेतलेला व्यक्ति, वो व्यक्ति जिसने जो अपने लाइफ में एकदम परफेक्ट है, ऐसा व्यक्ति आधी केले मग सांगितले, पहले वो खुद करता है काम को, समझता है बारीक चीज़ों को, फिर वो दूसरों से करवाता है या करता है या कहता है, या उक्ति प्रमाणेच काम करत राहते। उसका जो प्रिंसिपल है वो यही रहता है। फिर आगे क्या बोला गया कि आपल्याला, हमको भी क्या बोला गया कि आपल्याला ज्या क्षेत्रात काम करायचे आहे, अपने को जिस फील्ड में काम करना है, त्या क्षेत्रातील उस फील्ड में प्रत्येक बारीक सारीक काम ते स्वतः शिकून घेतात। तो ऐसा व्यक्ति क्या बोलता है कि ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि आपल्याला, मतलब ऐसे व्यक्ति को, उसको, अपने को नहीं, उसको ज्या क्षेत्रात काम करायचे आहे, ऐसे व्यक्ति को जिस फील्ड में काम करना है, त्या क्षेत्रातील उस क्षेत्र में प्रत्येक बारीक सारीक काम ते स्वतः शिकून घेतात। तो हर एक छोटी सी छोटी जो काम है पहले वो खुद सीखता है, ऐसा व्यक्ति जो परिपूर्ण है। फिर आगे क्या बोला कि त्यातील बारकावे जाणून घेतात, उसके अंदर क्या बारीक चीज़ है वो उसको समझ के लेता है ऐसा इंसान। ते काम करताना, उस काम करने को, मतलब वो जो काम करता है, सीखता है, समझता है, तो ते काम करताना येणाऱ्या अडचणी, जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, त्यासाठी लागणारा वेळ, उसमें टाइम कितने जाते हैं, याबाबत त्यांना नेमकेपणाने माहिती असते। उनको अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि ऐसे ऐसे काम में क्या प्रॉब्लम आ सकता है और कितना टाइम जा सकता है, ये सब सीख लेता है वो। त्यामुळेच, और ये सब पूरा समझने के वजह से ही, त्यामुळेच ते आपल्या हाताखाली काम करणाऱ्या लोकांना योग्य मार्गदर्शन करू शकतात। और इतना समझने की ही वजह से वो अपने हाथाखाली, मतलब अपने हाथ के नीचे जो हेल्पर रहेंगे, उनको जब वो काम करवाते हैं तो उनको योग्य मार्गदर्शन दे सकते हैं। उनको सब समझ में आता है कि ये काम किस तरह करवाया जाएगा, और जो उनके नीचे जो काम करते हैं उनको भी समझ में आता है कि हमारा जो बॉस है उसको सब समझ में आता है, काम को किस तरह करवाना है, वो सारी चीज़ उसको समझ में आता है। फिर देखिए, आपल्या वरिष्ठांना, तो अपना जो वरिष्ठ है, अपना जो सीनियर है या अपना जो बॉस है, आपल्या वरिष्ठांना या कामातील सारे काही करता येते हे माहीत असल्यामुळे हाताखालचे लोक त्यांना मान देतात। मतलब हाथाखालचे यानी जो वर्कर्स होते हैं, जो हेल्पर्स होते हैं, वो आपको तभी मान देंगे, अगर आप वरिष्ठ हो, आप अगर बॉस हो, अगर आपको वो तभी, अगर आपको सम्मान चाहिए, या ऐसा समझिए कि वो आपको सम्मान तभी देंगे, वो आपको मान तभी देंगे जब उनको ये पता चलेगा कि हमारा जो वरिष्ठ है उसको सब आता है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि आपल्या वरिष्ठांना या कामातील सारे काही करत येते, मतलब सब कुछ उसको आता है, हे माहीत असल्यामुळे, ये उसको मालूम रहता है, हाथाखालचे इंसान को माहीत असल्यामुळे हाताखालचे लोक त्यांना मान देतात, तभी वो मान देंगे आपको। त्यांनी केलेल्या सूचनांचे योग्य प्रकारे पालन करतात, और आप जो भी सूचना दोगे उसका वो पालन भी करेंगे। कौन? आपके नीचे जो काम करेंगे। अशा प्रकारे आधी केले मग सांगितले या उक्तीची यथार्थता स्पष्ट होते। और यही वजह है कि हम इसको बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो सत्यता है वो यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि वो व्यक्ति जो सक्सेस है, जो परफेक्ट है, ऐसा व्यक्ति हमेशा पहले करता है फिर दूसरों से को कहता है, इसी प्रिंसिपल वो काम करता है। वो हमेशा क्या करता है, जिस फील्ड में उसे काम करने का है, पहले उस फील्ड के अंदर बारीक सारीक चीज़ों को वो समझ लेता है, सीख लेता है,
और उसके अंदर जितनी भी बारीक चीज़ है वो समझ लेता है, उसमें काम करने में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें कितना वक्त लगता है, वो सब कुछ सीख के समझ से, सहजता से, आसानी से उसको समझ में आ जाता है। और इसी वजह से फिर जब वो अपने हाथ के नीचे लोगों को काम देता है तो उनको, उनके लिए वो एक मार्गदर्शन का पात्र बनता है, आप ऐसा समझिए। वो उनको सिखा सकता है, सिखाने में वो कामयाब हो जाता है। और हमारे वरिष्ठ को, हमारे बॉस को भी सब कुछ आता है, ये मालूम होने की वजह से ही जो वर्कर होते हैं वो आपको मान भी देते हैं। और आप जो भी उनको सूचना दोगे, जो भी ऑर्डर्स दोगे, वो उसका वो पालन भी करेंगे। और यही वजह है जिससे हमको ये समझ में आता है कि अगर हम खुद करते हैं और फिर दूसरों को कहते हैं तो उसमें एक यथार्थता, एक सच्चाई है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है वो देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या लिखा कि प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकणे हे अधिक परिणामकारक असते, हे विधान स्वअनुभवातून स्पष्ट करा। इसका ये मतलब है, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि आप डायरेक्ट जब कोई चीज़ों का एक्सपीरियंस लेते हो या डायरेक्ट कोई चीज़ों को अपने प्रैक्टिकली चीज़ों से सीखते हो तो उसका असर आपके पास बहुत ज़्यादा रहता है आपके स्वभाव में। ये विधा को आप एक, कोई भी एक जो आपको अनुभव हुआ उससे आप बताइए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप अपना खुद से भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि, या ऐसा समझिए कि दिवाली में जो हम कंदील लेते हैं दुकान से, वो डायरेक्टली लेते हैं और अपने घर के सामने सजा देते हैं। लेकिन वो कंदील किस तरह बनता है, अगर कभी उस पर विचार करोगे या उसको आप बनाओगे तो आप कितने परेशानियों को झेलोगे, वो जब आपको समझ में आएगा तो आपको समझेगा उसकी अहमियत। और दूसरा कि अगर यहाँ पे जो बताया कि आप अगर वो खुद करते हो तो एक बार अगर आप उसको बना लेते हो ना, तो आपके अंदर एक विश्वास आ जाता है कि मैं कर सकता हूँ कोई चीज़। तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकणे। यहाँ पे क्या लिखा देखिए कि दिवाळीत रंगीत कागदी कंदिलांची शोभा मला खूप आवडते। आप अपना भी एक एग्जांपल ले सकते हो कोई भी। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि दिवाली में जो रंगीत कागदी, रंग बिरंगे कागज का जो कंदील होता है, उसकी जो शोभा है, उसकी जो सुंदरता है, वो मुझे बहुत पसंद है। आई नेहमी बाजारातून छोटे कंदील विकत आणायचे। तो माँ क्या करती थी कि हमेशा दिवाली के टाइम में बाजार से, मार्केट से छोटा जो कंदील होता है उसको खरीद के लाती थी। या वर्षी, लेकिन इस साल मी ठरवले, मैंने ये फैसला किया है कि आपण स्वतः कागदी कंदील तयार करायचं, यानी हम खुद तैयार करेंगे कागज का कंदील। बघूया जमते की नाही ते। तो ये भी चेक करेंगे कि जम पाएगा क्या नहीं जम पाएगा। तो फिर देखिए आगे कि मी स्वतः स्टेशनरीच्या, मतलब स्टेशनरी दुकान आपको मालूम है, दुकानातून रंगीत जिलेटिन, वो भी आपको मालूम है, पेपर, जिलेटिन पेपर, कागद व काड्या, जो कांडी होती है, मतलब लकड़ी के जो पतले पतले कांडी होते हैं, ये सब कुछ आप लाए, ऐसा समझिए कि मी स्वतः स्टेशनरीच्या दुकानातून रंगीत जिलेटिन, कागद व काड्या आणल्या। ये सब तीनों चीज़ मैं लाया। सूताचे बंडल आणले, मतलब रस्सी का या धागे का बंडल भी लाया। नी दिवाळीच्या आदल्या सकाळी, मतलब और दिवाली के पहले वाले सुबह में कंदील करायला घेतलं। तो मैंने सोचा कि दिवाली आने से एक दिन पहले शुरू कर देते ताकि दिवाली के मेन दिन में कंदील मेरी तैयार हो जाए। तो मैंने उसके एक दिन पहले क्या किया, कंदील बनाना क्या काम जो है सुबह सुबह शुरू किया। चौकोनात काड्या जोड़ायला घेतल्या, मतलब एक स्क्वायर टाइप में आप समझिए, या उसका जो स्ट्रक्चर होता है कंदील का, उस तरीके से जो स्केलेटन होता है लकड़ी का, उसको जोड़ना शुरू किया। पण काही मनासारखे जमेना, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह उसका जो ढांचा है किस तरह बनेगा। मन के जैसा नहीं हो रहा था, जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं हो पा रहा था। दुपार झाली, सुबह से शुरू किया, दुपार हो गई, यानी आफ्टरनून हो गया। मी पुन्हा विस्कटायचो, पुन्हा जोड़ायचो, फिर मैं फंस जाता था, फिर मतलब तोड़ देता था, निकाल देता था, फिर मैं उसको जोड़ता था। मतलब मैं अरेंज नहीं कर पा रहा था उसका जो ढांचा है, पेपर को छोड़ने, पेपर तो आप ऊपर से लगाओगे, लेकिन अंदर का जो ढांचा है उसको तैयार नहीं कर पा रहा था। बार बार उसको हटाता था, तोड़ता था और बार बार उसको जोड़ता था। नीट जमत नव्हते, अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा था। पण निर्धार केला, लेकिन फैसला किया कि कंदील पूर्ण झाल्याशिवाय जेवायचं नाही, मतलब दोपहर में जो खाना होता है वो खाऊंगा नहीं जब तक मेरा कंदील तैयार होता नहीं है। हळूहळू मला ते जमायला लागले। तो हुआ क्या, धड़पड़ किया तो धीरे धीरे क्या हो गया कि जमने लगा। पूर्ण कंदीलाचा काड्यांचा सांगाड़ा तैयार झाला। तो जो पूरा बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है लकड़ियों का, वो तैयार हो गया। अब उसके ऊपर सिर्फ करना क्या, पेपर चिपकाना है। मग त्यावर ताणून वेगवेगळे रंगीत कागद चिटकवणे, फिर बाद में उसको खींच के उसके ऊपर जो पेपर है प्लेन करके उसको चिपकाना सोपे गेले, आसान हो गया। अखेर खूब मेहनतीनंतर सुंदर कंदील तैयार झाला। आखिर हुआ क्या कि बहुत मेहनत करने के बाद एक सुंदर कंदील तैयार हो ही गया। तेव्हा मला कळले की प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकणे हे अधिक
परिणामकारक असते। और तब मुझे समझ में आया कि खुद से अनुभव करके किसी चीज़ को सीखना, उसका जो असर होता है वो काफ़ी होता है। आप अगर ऐसा कंदील खुद बनाते हो, खुद अपने घर के दरवाजे के सामने टांगते हो, तो पूरे दिवाली में जब जब आपकी नज़र उस पर जाएगी तब आपको एक सुकून मिलेगा कि ये मेरे हाथों का बनाया हुआ है। और अगर उसी चीज़ को अगर आप मार्केट से लाए होते तो एक बार देखते थे, उसके बाद दोबारा आप पूरे दिवाली में कभी उसको इतने उस नज़र से नहीं देखते थे जिस नज़र से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बनाए होते तो देखते। तो खुद से किसी चीज़ को बनाना, उसके अंदर जो सुकून, समाधान, जो विश्वास आता है, उसका परिणाम बहुत ज़्यादा रहता है, वो आपके दिलो दिमाग में असर करता है, और वो यहाँ पे आपको सीखने था। चलिए, आपका ये जो मेन प्रश्न था यहाँ पे ख़त्म होता है। और अब जो आपका प्रश्न है वो अपठित है, मतलब पाठ का को छोड़ के दूसरा पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें है। और उसमें आपका पहला जो प्रश्न है, क्या बोला कि उतारा वाचून त्यावरील कृती करा। तो आपको एक उतारा है, एक पैराग्राफ दिया है, उसको पढ़ना है आपको, और उसके ऊपर आपको फिर आंसर देना है। और आंसर क्या है कि वैशिष्ट्य लिहा। तो पहले तो हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम वैशिष्ट्य लिखेंगे। तो चलिए पैसेज देखते हैं कि क्या लिखा कि विद्वत्ता कोणाकडेही असो ती क्षणात मिळवता येणारी बाब नाही। मतलब किसी के पास भी अगर आपने विद्वत्ता देखा है, मतलब विद्या देखा है, अगर वो एजुकेशन उसने बहुत हाई लेवल का या एजुकेशन प्राप्त किया है, तो वो क्षणात मिळवता येणारी बाब नहीं। तो वो ये बात नहीं है कि आपको पल भर में एजुकेशन मिल जाएगा, आप ज्ञान जो है वो झटके से पाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आगे क्या बताया कि एग्जाम्पल देखिए कि ज्याप्रमाणे झाडाची मुळे एकदम खोल खोल जाऊ शकत नाहीत, मतलब जल्दी में, मतलब जिस तरीके से जो पेड़ का जो मुड़े, मतलब जड़ जो है, रूट्स जो है, वो फटाफट एकदम खोल खोल, मतलब एकदम गहराई, ज़मीन के एकदम नीचे नीचे तक नहीं जा सकता है, त्यासाठी महिने वर्षे लागतात। क्यों? क्योंकि उसके लिए महीना साल जाएगा। परंतु जेवढी खोल मुड़े असतात, लेकिन एक बात समझिए कि जितनी गहराई तक उसकी जो जड़ है, उसका जो रूट है, ज़मीन के अंदर धंसते चला जाएगा, तेवढा त्या झाडाचा पाया भक्कम असतो। उतना ही उस पेड़ का जो पाया है, आधार जो है, उसका जो स्टेम है, ऐसा समझिए, तना जो है वो एकदम भक्कम रहेगा। भक्कम मतलब एकदम मजबूत रहेगा, मतलब ये समझिए कि वो पेड़ जो है वो उखड़ नहीं पाएगा कितने भी आंधी तूफान आने दो। क्यों? क्योंकि उसका जो रूट है वो महीने सालों के बाद इतने गहराई तक चला गया है कि वो एकदम मजबूत हो चुका है। तो ये आपको एग्जाम्पल दिया है। उसी तरह आपका जो विद्या है वो पल भर में मिलने वाली बाब नहीं है। तसेच यहाँ पे बताया, तसेच विद्वत्तेचेही आहे, यही बाब विद्वत्ते का भी है, मतलब यही जो एग्जाम्पल है वो विद्या का भी है कि आप उसको जल्दी से नहीं पा पाओगे। फिर आगे क्या बोला कि जेवढ्या प्रयत्नाने ती मिळवाल तेवढे प्रभावी तुमचे व्यक्तिमत्व असेल। मतलब आप जितनी कोशिश करोगे, जितना मेहनत करके उस विद्या को हासिल करोगे, आपका जो पर्सनैलिटी है वो उतना प्रभावी, उतना असरदार पड़ेगा। मतलब आप जितना हाई लेवल का एजुकेशन ले लोगे, आपके सोसायटी में आपका व्यक्तित्व उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। फिर आपल्याला एकदाच विजेसारखे चमकायचे की सूर्यासारखे सातत्याने प्रकाशित राहायचे हे ठरवायचे आहे। अब आपको ये ठहराना है, ये आपको फिक्स करना है इस दुनिया में कि आपको एक ही बार चमकना है, बिजली जैसा, जैसा आसमान में लाइटनिंग होता है, एक बार आता है फिर चला जाता है, वैसा आपको चमकना है। या एक सूर्य के प्रकाश के जैसा, जो जब से आपने जन्म लिया है और जब तक आप मरोगे नहीं, या जब से धरती का जन्म हुआ है और जब तक धरती रहेगी, ऐसा समझिए, तब तक उसका प्रकाश हमेशा रहेगा। आपको उस तरह प्रकाशित होना है या विजय के जैसा, बिजली के जैसा आपको चमकना है, ये आप पहले फिक्स करिए। विद्वत्ता ही अशी बाब है जी, आगे ऐसा बोला कि विद्या एक ऐसी चीज़ है जी केवळ वेळेच्या सदुपयोगाने मिळते। ये चीज़ आप याद रखिए कि विद्या जो है, आज आपके पास वक्त है, आप अगर वक्त का सदुपयोग करते हो, सही उपयोग करते हो, अगर आप आज के टाइम पे मोबाइल में, दोस्तों में, घूमने फिरने में इतना ज़्यादा बिजी ना रह के पढ़ाई में ज़्यादा बिजी रहते हो, तो आपने आज समय का सदुपयोग किया है, और तब आपको वो विद्या सही से मिल जाएगा। एक बार आपका 10th चला जाएगा तो 10th का जो भी मार्क्स आपको अभी मिला है, आप बाद में ज़िंदगी में उसको सुधार नहीं पाओगे, क्योंकि आपने आज के वक्त का उपयोग बराबर नहीं किया है। तो यही बोला है कि विद्वत्ता ही अशी बाब आहे जी केवळ जो सिर्फ वेळेच्या सदुपयोगाने मिळते। वे अगर टाइम को आपने बरोबर उपयोग किया है तभी आपको विद्या सही से मिलेगी। आगे क्या लिखा है कि बरे तिला कोणी तुमच्याकडून काढून किंवा चोरून घेऊ शकत नाही। एक चीज़ और याद रखिए कि एक बार आपके पास विद्या आ गया ना, तो आपसे वो विद्या कोई निकाल नहीं लेगा और ना ही आपसे वो चुरा पाएगा। ती मिळवण्यात खूप धनसंपत्ती खर्ची घालवावी लागत
लागत नहीं। ये भी आप समझिए कि विद्या को हासिल करने के लिए बहुत खर्चा नहीं होता है। आप ये मत सोचिए कि अभी साइंस लेंगे तो बहुत पैसा लगता है। आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल का मार्क्स अचीव करिए, 95 अप लाइए, 90 अप लाइए, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा ऐसा कि आपको बहुत कम खर्चे में आपकी पूरी एजुकेशन हो जाएगी। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ती मिळवणा, अब जो अच्छे से पढ़ेगा उसके लिए है स्टूडेंट्स, ती मिळवण्यात खूप धनसंपत्ती खर्ची घालावी लागत नाही, पण एकदा ती तुमच्याजवळ आली, लेकिन अगर हाई लेवल का एजुकेशन एक बार आपके पास आ गया कि संपूर्ण राष्ट्र तुमच्या लखलखत्या प्रकाशात दिपून जाते। तो पूरा देश जो है, पूरा जो राष्ट्र है, आपके चमकते हुए, आपके पर्सनालिटी के आपके चमकने से ऐसा समझिए कि चमकने लगेगा, आपके वजह से पूरा देश चमकेगा। आपला कोणी सन्मान करावा अशी भावनाच मनातून निघून जाते। आप इतना ज़्यादा पॉपुलर रहोगे कि आपका कोई सम्मान करे, ऐसी भावना आप रखोगे नहीं, या ऐसा समझिए कि आपके अंदर वो स्वभाव चला जाएगा कि आप खुद से ऐसा नहीं सोचोगे कि लोग आके मेरी तारीफ करें, ऐसा कुछ नहीं सोचोगे, वो भावना ही आपकी चली जाएगी, निघून जाते। सर्वजन तुमच्या सहवासात येण्यासाठी, हर इंसान ये चाहेगा कि मुझे आपका साथ मिल जाए, मैं आपका साथी बन जाऊँ, दोस्त बन जाऊँ, आप मेरी पहचान हो जाए आपसे। तुमचे आदरातिथ्य करण्यासाठी आतुर असतात। आपका जो आदरातिथ्य है, मतलब आपका जो मेहमान नवाजी है, वो करने के लिए वो आतुर रहेगा, बेचैन रहेगा कि किसी वजह से आप मेरे मेहमान बन जाओ, आपसे मेरी पहचान हो जाए। अगर आप ये विद्या हासिल कर लेते हो तो थोडक्यात क्या है कि विद्वत्ता तुम्हाला सर्व मिळवून देते। थोड़े में अगर बोला जाए तो विद्या जो है वो आपको सब मिल के देगा, सब ला के दे देगा आपको, ज्याची तुम्ही स्वप्नातही अपेक्षा केलेली नसते, जिसको आपने सपने में भी नहीं सोचा रहेगा, वो भी चीज़ आपको विद्या आपको दे देगी। तो हमने ये पैसेज पढ़ा, हमको काफ़ी कुछ समझ में भी आया है। अब इसके बेस पे हमें वैशिष्ट्य लिखना है, पर किसका वैशिष्ट्य, किसकी विशेषता लिखना है। तो पहला प्रश्न है, आपको विशेषता लिखना है विद्वत्तेचे, मतलब उसी चीज़ का जो आपने पढ़ा है। तो क्या क्या खूबी है अगर आपने ज्ञान प्राप्त किया है तो पहला है कि विद्वत्ता वेळेच्या सदुपयोगाने मिळते। आपने पैसेज में देखा कि विद्वत्ता जो है, अगर आपने टाइम का सही उपयोग किया है तभी आपको मिलेगा। दूसरा है कि तिला तुमच्याकडून कोणीही काढून किंवा ती चोरून घेऊ शकत नाही। ये भी आपने देखा कि आपसे कोई वो निकाल नहीं पाएगा और ना ही आपसे कोई चुरा पाएगा। तिला मिळवण्यासाठी, उसको पाने के लिए खूप धन संपत्ति खर्ची घालावी लागत नहीं। ये भी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा धन संपत्ति की ज़रूरत नहीं है, धन संपत्ति जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। फिर एकदा ती तुमच्या जवळ आली कि संपूर्ण राष्ट्र तुमच्या लखलखत्या प्रकाशात दिपून जाते। एक बार वो अगर आपके पास आ गया तो पूरा राष्ट्र आपसे चमकेगा। ये आपने देखा कितनी जल्दी आपको समझ में आ गया, क्योंकि आपने पैसे समझा है। वही बात है कि अगर आपने लेसन को समझा है तो पीछे जितने भी आंसर पड़े आपको बहुत जल्दी से समझेगा। तो रिक्वेस्ट है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, डायरेक्टली सिर्फ आंसर देख रहे हो, तो एक ज़रूर काम कर लीजिए, 2x के स्पीड में देखिए, बहुत फास्ट में देखिए, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। चलिए, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है कि खालील घटनेचा किंवा कृतीचा परिणाम लिहा। तो ये घटना या कृति जो भी आप समझिए, उसका परिणाम क्या हुआ। जैसे देखिए, झाड़ाची मुड़े खोल जाने, अगर पेड़ का जो जड़ है वो ज़मीन के अंदर ही अंदर चले जाए तो क्या परिणाम होगा उस पेड़ के ऊपर। तो झाडांचा पाया भक्कम होने, तो उसका पाया जो है, उसका जो आधार है वो एकदम मजबूत हो जाएगा, जिससे वो पेड़ आंधी तूफान में कभी गिरेगा भी नहीं। फिर आगे क्या लिखा कि प्रयत्नाने विद्या मिळवणे, अगर आपने कोशिश करके मतलब क्या, आप बहुत पढ़ते हो, बहुत मेहनत करके पढ़ते हो, उसको बोलते कोशिश। एक एग्ज़ाम होने वाला और आप पढ़ रहे हो तो ऐसी बात नहीं है, आप पहले से ही पढ़ते रहते हो हमेशा, जब एग्ज़ाम का टाइम आया तभी पढ़ रहे हो, तब नहीं, आप शुरुआत से पढ़ रहे हो, उसको बोलते प्रयत्न। क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, जब हमारे सर पे एग्ज़ाम रहता है, एग्ज़ाम करीब आता है, तब हम ज़्यादा धड़पड़ करते हैं पढ़ाई के लिए। लेकिन जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो रैंकर्स होते हैं, उनकी पढ़ाई शुरुआत से होती है। तो प्रयत्नाने विद्या मिळवणे, अगर आपने प्रयत्न करके विद्या पाया है तो व्यक्तिमत्व प्रभावी होने, तो आपका जो व्यक्तिमत्व है वो प्रभावित होएगा। तो ये घटना समझिए, ये उसका परिणाम है। चलिए, इसके बाद जो प्रश्न है वो देखते हैं कि खालील शब्द समूहांचा तुम्हाला कळलेला अर्थ लिहा। आपको क्या समझा कि विजय सारखे चमकने और सूर्य सारखे प्रकाशने, तो आपको किस तरह रहना है ये भी समझिए, इसका अर्थ आपको बताना है। तो विजय सारखे चमकने का अर्थ क्या है। तो विजय सारखे चमकने म्हणजे एकदा लख चमकून विझून जाने, एक बार बड़ी तेजी से प्रकाशित होंगे और फिर विझून जाने, फिर बुझ जाएंगे। मतलब ये है कि अल्प काळाचे यश मिळणे, मतलब कुछ वक्त, थोड़े वक्त, आधे समय तक या कम टाइम, आधे नहीं, कम टाइम में आपको यश मिला है। कम टाइम में मिलने का मतलब ये नहीं कि जल्दी आपने यश प्राप्त किया है, मतलब आपका यश हमेशा के लिए नहीं है, थोड़ी देर के लिए आपके पास है। ऐसा हुआ कि जैसे आप गरीब थे, अचानक
अचानक आपके पास पैसा आया और फिर आप वापस गरीब हो गए, ऐसा हो गया। तो ऐसा नहीं ना, आपके पास पैसा है तो पैसे ही रहे, फिर आपकी ज़िंदगी सुधरी है तो सुधर ही रहे। मतलब ऐसा कि अगर आपकी ज़िंदगी सुधर चुकी है तो वो कायम रहे। तो उसको वैसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। विजय सर के मतलब एक बिजली के जैसा चमका, एक बार चमक तो आपको दिखी लेकिन बाद में वो गायब हो गई, तो कुछ वक्त के लिए ही आपको यश मिला। लेकिन हाँ, सूर्य सर के प्रकाश ने, इसका आपको समझ में आएगा की सूर्यासारखे प्रकाशने म्हणजे कायम तडपत राहणे, कायम हमेशा ब्राइट रहना, चमकते रहना हमेशा, दीर्घकालीन यश मिलने। इसका मतलब है कि काफ़ी समय तक आपका यश है, मतलब हमेशा के लिए आप, हमेशा जैसे सूर्य हमेशा प्रकाशित रहेगा तो आपका यश भी आपको हमेशा आपके पास रहेगा। चलिए, इसके बाद जो प्रश्न है वो ये है कि खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांची जात ओळखा। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि संपूर्ण विशेषण है, राष्ट्र नाम है, तुमचा सर्वनाम है और प्रकाश ने नाम है। तो राष्ट्र जो है वो नाम है, आप जानते ही हो, ठीक है। अब ये राष्ट्र के बारे में क्या बताया गया कि संपूर्ण राष्ट्र। अब राष्ट्र एक नाम है और नाम के बारे में ये बोला कि पूरा राष्ट्र, आधा राष्ट्र, मतलब नाम के बारे में कुछ भी थोड़ी बहुत जानकारी जो भी देता है वो होता है विशेषण, विशेष बताता है, नाम के बारे में विशेष बताता है। तो इसीलिए संपूर्ण क्या है, विशेषण है, और राष्ट्र क्या है, नाम है। फिर तुमचा, आमचा, तुझा, माझं, ये सब आप जानते हो, प्रोनाउन होता है जो नाम की जगह पे यूज़ किया जाता है, तो वो है सर्वनाम। और प्रकाश, फिर से आप समझिए ये नाम है, ये चीज़ आप जानते हो। और छोटा सा सिंपल आपका क्वेश्चन था। चलिए, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तीला विद्या प्राप्त झाल्यानंतर कोणकोणत्या गोष्टी मिळू शकतात ते स्पष्ट करा। जो पैसेज उसी से आप लिख सकते हो कि अगर व्यक्ति को विद्या मिल गया है तो उसको कौन कौन सी चीज़ें उसकी दुनिया में आ सकती है या उसको मिल सकती है, वो आप स्पष्ट करके बताइए। तो देखिए क्या लिखा है कि व्यक्तीला विद्या प्राप्त झाली की तिचे व्यक्तिमत्व प्रभावी होते हैं। फिर से आप समझिए कि आप अगर, देखिए आप अपने क्लास में ही समझ लीजिए, अगर आप 50% लाते हो तो आप अपने क्लास में किस तरह पहचाने जाते हो, और अगर आप 90% लाते हो या 90% अप रहते हो, 80% अप रहते हो, 70% अप रहते हो, तो आपका मान सम्मान आपके क्लास में, आपके स्कूल में किस तरह होता है। तो ये आपकी विद्या का जो लेवल है उसके ऊपर ही प्रभावित है आपका व्यक्तिमत्व। तो व्यक्तीला विद्या प्राप्त झाली की तिचे व्यक्तिमत्व प्रभावी होते हैं। उसका व्यक्तिमत्व, जिसका जो पर्सनैलिटी है वो असरदार हो जाता है, लोगों पे वो प्रभाव डालता है। फिर देखिए, विद्या प्राप्त व्यक्तीच्या मनातील विचार प्रत्यक्षात येण्याची क्षमता वाढते। अब देखिए, विद्या प्राप्त व्यक्तीच्या मतलब जो व्यक्ति के पास विद्या है उसके मन में जो विचार है वो प्रत्यक्षात येण्याची क्षमता वाढते। मतलब इसका ये मतलब है, देखिए कि जब हम विद्या हासिल करते हैं तो हम हर एक सिचुएशन को सामने बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उसको शब्द होता है बताने का। जैसे व्यक्तिमत्व, किसी के पर्सनैलिटी को आपको बताना है तो आपने एक शब्द बता दिया, व्यक्तिमत्व प्रभावी। यहाँ पे बोलने का मतलब है कि आपके अंदर जो भी विचार होंगे वो विचार आप सामने बता सकते हो दुनिया को, क्योंकि आपको बताने के लिए आपके पास वो शब्द हैं। तो विद्या प्राप्त व्यक्तीच्या मनातील विचार प्रत्यक्षात मतलब डायरेक्टली वो क्या कर सकता है, सामने लाके लोगों को ला सकता है, उसके अंदर वो क्षमता होती है। आप ये समझिए। फिर देखिए, समाजात व्यक्तीला सम्मान प्राप्त हो, तो ये आप जानते ही हो कि विद्या जिसके पास है उसका सम्मान है समाज में। आपला कोणी सन्मान करावा ही भावना ही मनात राहत नाही, ये भी आप जानते हो कि हमारा कोई सम्मान करे, हमारा कोई सम्मान करे, ये भावना आपकी चली जाती है, क्योंकि आप समझदार हो जाते हो और आप तारीफ हमारी कोई करे ये सोचते नहीं हो आप। और यह वजह इसकी वजह क्या है, क्योंकि आपने सच्चा विद्या पाया है। स्वागत करण्यासाठी व आदरातिथ्य करण्यासाठी उत्सुक असतात लोग, सॉरी यहाँ पे सर्वजण स्वागत करण्यासाठी व आदरातिथ्य करण्यासाठी उत्सुक असतात। सब लोग आपका स्वागत करने के लिए, आपकी मेहमान नवाजी करने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये सोचिए आप, सब कुछ डिपेंड होता है विद्या के लिए। स्वप्नवत असलेल्या इच्छांची परिपूर्ति होते, यानी स्वप्नात, यानी सपने में आपकी जो भी इच्छा है वो आपकी पूरी होगी। जो भी अगर आपने सोचा कि मैं अच्छा पैसा कमाऊँ, तो आराम से, अगर आपके पास अच्छी विद्या है तो आपके पास अच्छा जॉब है, अगर अच्छा जॉब है तो आपके पास अच्छे पैसे भी हैं। आत्मविश्वास वाढतो, आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि आप जब विद्या हासिल करोगे तो आप समझ जाओ कि मैं हर एक सिचुएशन से लड़ सकता हूँ, आपके अंदर का विश्वास बढ़ जाएगा। विद्या प्राप्त व्यक्ति सूर्यासारखी सतत प्रकाशित राहते। जो जिसने विद्या हासिल किया है वो एक टाइम के लिए चमकेगा ऐसा नहीं है, सूर्य के जैसा वो हमेशा प्रकाशित रहेगा। अशा व्यक्तीच्या प्रकाशात संपूर्ण राष्ट्र दिपून जाते, और इस ऐसे व्यक्ति का जो प्रकाश है
उससे पूरा देश, उससे पूरा राष्ट्र, उससे पूरी विश्व चमकते रहेगा, ऐसा समझिए। तो चलिए, आपका ये पाठ का प्रश्न उत्तर यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो के एंड में आपको इस पाठ का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगा। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।